गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल रात को सापा से आने के बाद हम इस होटल में रुके थे जिसका नाम है मेफ्लावर होटल। और ये होटल मेरी पुरानी होटल जो मैंने आपको डे वन के वीडियो में बताई थी उससे महज आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। और ये भी मेन मार्केट में ही है, ये भी ओल्ड क्वार्टर में ही है। तो दोस्तों वियतनाम में आज है मेरा डे 6। कल ही मैं सापा से आया हूँ। पहले तो मेरा प्लान सापा में 2 नाइट और 3 डेज़ का था। लेटर ऑन मैंने इसको चेंज करके 1 नाइट और 2 डेज़ का कर लिया, क्योंकि मेरे हिसाब से सापा घूमने के लिए 1 नाइट और 2 डेज़ सफिशिएंट है। और आज का जो दिन बचा है उसे मैंने शॉपिंग के लिए, मार्केट घूमने के लिए और आराम करने के लिए रखा है। दोस्तों आपसे भी यही एडवाइस है कि अगर आप वियतनाम 10 दिन के लिए घूमने आ रहे हो तो अपने इस 10 दिन के ट्रिप में अगर पॉसिबल हो तो एक दिन आराम करने के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि वियतनाम में ट्रिप सुबह 7 साढ़े 7 बजे शुरू हो जाती है। तो कंटिन्यू 10 दिन तक सुबह 7 साढ़े 7 बजे जल्दी उठना और पूरा दिन घूमना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। सो एडवाइजेबल यही है कि आप एक एक्स्ट्रा दिन लेके आए। एक एक्स्ट्रा दिन लेने का कॉस्ट हार्डली 5 से 6 हज़ार रुपया होता है, वो भी फॉर अ कपल। 2 लोगों का 5 से 6 हज़ार रुपया होगा। तो एडवाइजेबल यही है कि आप एक दिन एक्स्ट्रा लो, जिससे आपकी पूरी ट्रिप अच्छी होगी। अभी जो आप देख रहे हो वीडियो में, ये एक पगोड़ा है जो रास्ते में चलते हुए हमें ऐसे ही मिल गया था। तो ये कोई टूरिस्ट प्लेस तो नहीं है, लेकिन ये इतना खूबसूरत था कि हम इसको देखने आ गए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ मार्केट के बारे में जहां से आप सस्ते में बहुत ही अच्छी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, और कुछ टूरिस्ट प्लेसेस जहां पे आप घूम सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के एंड में मैं एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताऊंगा जो सापा में है। जब मैं सापा गया था तो मैं तो वहां नहीं गया था, लेकिन आप अगर सापा जा रहे हो और वहां पे जाना चाहते हो तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वो भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन है या ऐसे वेजिटेरियन है जिनको नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाने से प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको खाने पीने की यहाँ पे वियतनाम में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको जगह जगह पे ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड भी मिलता है और वेजिटेरियन फूड भी मिलता है। लेकिन अगर आप ऐसे वेजिटेरियन है जो नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाना प्रेफर नहीं करते, तो फिर आपके लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। हनोई में कौन कौन सी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट, ये मैंने मेरे डे 1 के वीडियो में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें। दोस्तों हनोई का जो ये ओल्ड क्वार्टर एरिया है यही मेन मार्केट है। यहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए लगभग सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज़ से मैंने यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स के प्राइस पूछ कर देख लिए, और मैंने नोटिस किया कि प्राइस में कोई ज़्यादा वेरिएशन है नहीं। इंडिया में जो प्रोडक्ट किसी प्राइस पे मिलता है ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। क्वालिटी की अगर बात करूँ तो यहाँ की मेरे को क्वालिटी थोड़ी बेटर लगी प्रोडक्ट की, एज़ कम्पेयर टू इंडिया में जो होती है वो। दूसरा मैंने ये नोटिस किया कि कई वेंडर हमें फॉरेनर समझकर अपनी प्रोडक्ट की प्राइजेस बढ़ा देते थे, और फिर बार्गेनिंग करने के बाद वो नीचे भी उतरते थे। तो अगर आप भी यहाँ से कुछ खरीदते हो तो बार्गेनिंग करना ना भूलें। और कई वेंडर ऐसे भी मिले जिनके प्रोडक्ट के प्राइजेस फिक्स थे, जहाँ पे कोई बार्गेनिंग का स्कोप नहीं था, उनके प्राइस ऑलरेडी रीजनेबल ही थे। तो दोस्तों ये तो थे रोड साइड वेंडर्स जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। पर इसके अलावा आप कोई ऐसी जगह देख रहे हो जो स्पेसिफिकली शॉपिंग के लिए बनी हो, तो आप इन 2 जगह पे जा सकते हैं। ये दोनों जगह भी ओल्ड क्वार्टर में ही है, और इनकी गूगल मैप लोकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर दोस्तों अगर आप शॉपिंग करना नहीं चाहते और हनोई को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप हनोई की फेमस कॉफ़ी ट्राई कर सकते हो। शाम को आप होई किम लेक जा सकते हो, और रात को ट्रेन स्ट्रीट जाकर वहाँ का मज़ा ले सकते हो। मैंने ट्रेन स्ट्रीट का वीडियो मेरे डे 1 के वीडियो में ही कवर कर लिया था। आज शाम को मैं जाऊंगा होई किम लेक, जो आगे आपको इस वीडियो में दिखेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी घूमने की जगह है जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विद गूगल मैप लिंक्स। सो अभी हम आए हैं लंच के लिए। दाल खिचड़ी है 1,50,000 मतलब 500 रुपये की। दाल फ्राई है 1,50,000 मतलब 500 रुपये की। प्लेन चपाती अगर आप लोगे तो 35,000 मतलब 115 रुपये की है। तो ये सब आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या प्राइजेज़ है यहाँ पे। दोस्तों शॉपिंग और लंच के बाद हम आए होटल, थोड़ा आराम किया, थोड़ी देर सो गए, और अभी शाम को 6 बजे हम निकल चुके हैं होई किम लेक के लिए।
मेरे होटल से होई किम लेक का जो डिस्टेंस है वो है 1.1 किलोमीटर। अगर आप ग्रैब ऐप से कैब बुक कर जाते हो तो आपको चार्जेस होंगे करीब 150 से 200 रुपये, और ये डिस्टेंस आप 10 मिनट में कवर कर लोगे। बट मैं चल के जा रहा हूँ और चल के मुझे अप्रॉक्सीमेटली 17 से 20 मिनट लगेंगे इसे पूरे करने में। दोस्तों, तो जब तक मैं होई किम लेक पहुंचता हूं तब तक आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप इस दिन को शॉपिंग के लिए या आराम के लिए नहीं रखना चाहते और इस दिन को फुल्ली यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप जा सकते हैं निन बिन। निन बिन बहुत ही खूबसूरत जगह है जो हनोई से अप्रॉक्सीमेटली 95 किलोमीटर्स दूर है, जिसे पूरे करने में अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर्स 45 मिनट्स लग जाते हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न मैं तो मेरे वियतनाम की इस ट्रिप में निन बिन नहीं जा सका, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ हनोई में जो लोकल टूर्स एंड ट्रैवल्स है उनसे निन बिन के डे टूर के पैकेज के बारे में इंक्वायरी ज़रूर की थी ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो 2-3 जगह इंक्वायरी करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि एवरेज जो प्राइस है वो है 3500 से 4000 रुपये पर पर्सन। ये है निन बिन का टूर पैकेज कॉस्ट। तो ये है होई किम लेक, जिसे स्वॉर्ड लेक भी कहते हैं। रात को और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये लेक। दोस्तों, इसको स्वॉर्ड लेक क्यों कहते हैं इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि 15th सेंचुरी में जब मिंग चाइनीज़ के खिलाफ इनकी लड़ाई हो रही थी तब यहाँ के राजा इस लेक पे आए थे और यहाँ पे जो एक टर्टल है, कछुआ है, उससे हेल्प मांगी थी युद्ध के लिए। तो कछुए ने एक तलवार दी थी राजा को और कहा था कि जीतने के बाद ये तलवार वापस आकर मुझे यहीं पे लौटाना। तो ठीक ऐसा ही हुआ। राजा वो जंग जीत गया, वो लड़ाई जीत गई मिंग चाइनीज़ के खिलाफ, और उसके बाद वो तलवार लाकर वापस इस कछुए को लौटा दी जो इस लेक में रहता था। इसीलिए इस लेक को रिटर्न ऑफ स्वॉर्ड या स्वॉर्ड लेक भी कहते हैं। और लेक के बीच में एक छोटा सा टेम्पल भी है जिसका टिकट प्राइस है 170 रुपीज़ के आसपास। तो अगर आपको ये देखना है तो आप पे करके जा सकते हो। मैं नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ही छोटा सा टेम्पल है और 170 रुपीज़ पे करके जाना मेरे को वर्थ नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा। और सेकेंडली इसका टाइमिंग 5 बजे तक ही है, 5 बजे बंद भी हो जाता है। दोस्तों, लेक के आसपास बहुत सारे लोग आपको वॉकिंग करते हुए या जॉगिंग करते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा लेक के साइड में आपको कई सारे छोटे छोटे फूड कोर्ट या कैफेज दिख जाएंगे। वैसे तो इस लेक का कोई टाइमिंग नहीं है, तो पूरे दिन में आप कभी भी देखने आ सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप रात को ही आए, क्योंकि रात को यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स यहाँ पे डांस करते हैं, जुम्बा करते हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सापा के उस डेस्टिनेशन के बारे में जहाँ पे हम तो नहीं जाके आए, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर जाके आए। ये है सापा का ग्लास ब्रिज, जिसे रोंग में ग्लास ब्रिज भी कहते हैं। इस ग्लास ब्रिज की हाइट सी लेवल से 2200 मीटर्स ऊपर है, या फिर हम कह सकते हैं 7218 फीट ऊपर है। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या है इसकी टिकट प्राइस, आगे पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो आगे मैं जो वीडियो आपको बताऊंगा ये मैंने खुद ने तो नहीं बनाया क्योंकि मैं वहाँ नहीं गया था, लेकिन ये मैंने किसी और यूट्यूब चैनल से लिया हुआ है जिसका नाम है वन एक्सप्लोर। रोंग में ग्लास ब्रिज सापा स्टेशन से, जहाँ से हम फैंसी पियन गए थे, उस सापा स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर्स दूर है, जिसे पूरे करने में 36 मिनट्स आपको लग सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए आप ग्रैब ऐप से कैब बुक करके भी जा सकते हो, या फिर आप सापा में रेंटल बेसिस पे बाइक भी ले सकते हो, जिसका रेंट होता है 500 रुपीज़ पर डे। तो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद आप यहाँ पे पहुँचेंगे
और यहाँ से आपको ठीक ऊपर वो ग्लास ब्रिज दिखेगा, वहाँ तक हमें जाना है। एंट्रेंस के यहीं पे आपको टिकट मिलेगी जिसका प्राइस है 4 लाख वियतनामी डोंग, जिसे अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1300 रुपीज़ हो जाते हैं पर पर्सन। यहाँ एंट्रेंस से शटल कैब जाती है, ये आपको फ्री में लेके जाती है और ये आपको लेकर जाएगी एक एलिवेटर तक और उसके बाद आपको एलिवेटर से ऊपर जाना पड़ेगा। एलिवेटर में जाने से पहले आपके टिकट चेक्स होंगे। टिकट चेक होने के बाद आपको एलिवेटर में एंटर करने दिया जाएगा। टिकट में ही एलिवेटर का प्राइस भी इंक्लूडेड है, तो अलग से आपको और कोई भी प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है। ये एलिवेटर आपको टॉप तक लेके जाएगा और ये एलिवेटर पूरे ग्लास का बना हुआ है, जिससे आप बाहर के खूबसूरत नज़ारे भी देख सकते हैं। ऊपर टॉप पे आपको कॉफ़ी शॉप भी मिलेगी। यहाँ पे आप कॉफ़ी और स्नैक्स के साथ साथ बाहर के नज़ारे और सीनरी का मज़ा ले सकते हैं। एलिवेटर से जब हम निकले थे तो यहाँ से आए थे और ये है ग्लास ब्रिज। दोस्तों, अगर आप सापा आ ही रहे हो और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आए। ये आपको एक अलग ही यूनिक एक्सपीरियंस देगा। इस जगह को पूरा घूमने में 3 घंटे भी नहीं लगेंगे, तो अगर आपके पास 4 घंटे का समय है तो आप यहाँ पे आके जा सकते हैं। ग्लास ब्रिज पे चलना एक यूनिक एक्सपीरियंस तो है ही है, लेकिन यहाँ से जो व्यू दिखता है, जो नज़ारे दिखता है, वो काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप ऊपर देखोगे तो आप देख सकते हो वहाँ पे 2 बड़े बड़े झूले हैं, तो आप अगर वो भी एंजॉय करना चाहते हो तो यहाँ से भी ऊपर जाकर आप एंजॉय कर सकते हो, बट उसका टिकट प्राइस अलग से है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे जिप लाइनिंग, बंजी जंपिंग एंड वॉकिंग ऑन द सस्पेंशन ब्रिज। इन सब की टिकट प्राइस अलग से होती है। आप चाहो तो आप पूरा पैकेज क्लूक ऐप से बुक भी कर सकते हो, जिसमें आना जाना इंक्लूड रहता है, प्लस टिकट प्राइस भी इंक्लूड रहती है। और इसके अलावा आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग गाइड भी आपके साथ रहता है। तो ये पूरा पैकेज आपको करीब 4500 रुपीज़ के आसपास आपको क्लूक के ऊपर मिल जाता है फॉर पर पर्सन। तो दोस्तों, आज का दिन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कल सुबह हम जल्दी निकलने वाले हैं दानांग के लिए, और दानांग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बाना हिल्स, मार्बल माउंटेन्स और एंशियंट लालटेन सिटी होयन को। इन सभी के बारे में आगे इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको घूमने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।